नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे 30 सितंबर 2018 को जो DSSS का पेपर हुआ था उस पेपर को। तो स्टार्ट CDP सेक्शन के जो 100 क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की वृद्धि के लिए विकासात्मक डोमेन नहीं है। तो 3 डोमेन होते हैं। एक हमारा होता है कॉग्निटिव डोमेन, मीन्स मनोवैज्ञानिक तरीके से तो हम डेवलप होते ही हैं, शारीरिक रूप से भी होते हैं और संज्ञानात्मक रूप से भी होते हैं। जैविक डोमेन जैसा कोई एक डोमेन होता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जैविक डोमेन एक विकासात्मक डोमेन नहीं है। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक ये तीनों ही विकासात्मक डोमेन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और कौन सा विकास शामिल होना चाहिए, कौन सा कौशल शामिल होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 2 से 8 वर्ष का बच्चा होता है बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाषाई कौशल का विकास। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल। क्वेश्चन नंबर 103, जब बच्चे आयोजना में शामिल होते हैं तो यह छोटे बच्चों की विविध शैलियों और उनके व्यक्तिगत अंतरों के लिए मदद करता है। यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर मतलब ब्लैंक नहीं आएगा। देखिए, जब बच्चे किसी भी प्लानिंग में शामिल होते हैं तो हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत अंतर है। इस अंतर को समझने में कौन मदद करता है? इसे समझने में मदद करता है शिक्षक। जब बच्चे कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो वह टीचर ही है जो इसमें इनको समझने में हेल्प करेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसकी जो आंसर की है, आंसर की मेरे पास ऐसे कोई एकदम बनी हुई नहीं रखी है। तो आप लोग ऐसा करिएगा, क्वेश्चन सारे ठीक ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, शायद एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी 99% क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल सही मिलेंगे आपको। आप खुद आंसर की बना लीजिएगा। एक पेज उठाइए, पेज पर क्वेश्चन पे ये लिख लीजिएगा, मतलब कि जैसे कि आपने पेज उठाया, इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिख लिया आपने यहाँ पर 13 सितंबर 2018 DSSS पार्ट ए, ऐसा करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, इस तरह से आंसर की बना लो। ठीक है, तो आंसर की आप लोगों के पास हमेशा के लिए हो जाएगी, इधर उधर मांगने से ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 है, छोटे बच्चे एक कार्य के लिए कितने मिनट से ज़्यादा तक नहीं बैठ सकते। तो छोटे बच्चे किसी भी कार्य के लिए 5-10 मिनट से ज़्यादातर नहीं बैठ सकते। 5-10 मिनट बाद वो उठकर भागी लेंगे, मतलब उन्हें एक्टिविटी करने में मज़ा आता है, हाथ पैर चलाने में मज़ा आता है, तो बैठकर काम नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 105 है, वैसे मेरा परिवार से संबंधित क्रियाएं और अनुभव छोटे बच्चों में बढ़ावा देंगी। अब सब्जेक्ट है मेरा परिवार, माय फैमिली। जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो तो इससे बच्चे के अंदर स्वयं जागरूकता उत्पन्न होती है, खुद के बारे में जानता है बच्चा कि आखिर मेरा क्या रोल है समाज में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, एक प्रकार का भाषण है जिसमें शिक्षक एक घटना या सामग्री पर एक व्याख्यान देता है। तो क्या एक तरह का भाषण है जिसमें शिक्षक किसी सामग्री पर एक व्याख्यान देगा? तो ध्यान रखिएगा, व्याख्यान देखकर ऑप्शन नंबर डी टिक मत कर देना, डी होगा नहीं। दृष्टांत ये इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये भी नहीं आएगा इसमें। चर्चा में शिक्षक और बच्चे सारे ही बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कथन। इसको इंग्लिश में समझिएगा, थोड़ा और अच्छे समझ में जाएगा। जो नरेशन है, नरेशन एक तरह का क्या है, काइंड ऑफ स्पीच है, जिसमें टीचर कुछ लेक्चर डिलीवर्ड करता है किसी भी एक इंसिडेंट या फिर किसी भी एक कंटेंट पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से एक अध्ययन यंत्र नहीं है। अध्ययन यंत्र को बोलेंगे लर्निंग टूल। इसमें से कौन सा एक लर्निंग टूल नहीं है? तो समीक्षा कार्य ये लर्निंग टूल के अंतर्गत आता है, समूह कार्य भी आता है और निगरानी कार्य भी आता है। लेकिन गृह कार्य कोई भी एक लर्निंग टूल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जितना ज़्यादा गृह कार्य देंगे उतनी ही ज़्यादा लर्निंग होगी, या फिर गृह कार्य देना लर्निंग में हेल्प करेगा, रिवीजन में हेल्प कर सकता है, स्व अध्ययन को बढ़ावा दे सकता है, बट ये लर्निंग टूल के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद में शामिल नहीं है? आयुर्वेद में विश्व विज्ञान शामिल है, शल्य चिकित्सा ये भी शामिल है, शारीरिक संरचना विज्ञान ये भी शामिल है, लेकिन मनोविज्ञान इसका विषय नहीं है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था, अब ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर अपने आप में एक इंडिविजुअल साइंस की कैटेगरी में ही आता है। तो ये आयुर्वेद में शामिल नहीं था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 109, गैसों का व्यवहार सबसे पहले किसने खोजा? तो गैसों का व्यवहार सबसे पहले खोजा है रॉबर्ट बॉयल ने। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से एक भारत में शहरी जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? देखिए, शहरी जीवन की मेन प्रॉब्लम क्या है? शहरी जीवन की मेन प्रॉब्लम होती है प्रवासन यानी कि माइग्रेशन। बहुत सारे गांव के लोग माइग्रेट करके शहर में चले जाते हैं। ठीक है,
तो वहाँ से शहर में जब वो पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, गरीबी, कृषि के लिए ज़मीन है, उस ज़मीन पर घर बना दिए जाते हैं, और फिर ज़्यादा जनसंख्या होने से वहाँ पे शिक्षा भी सही तरीके की नहीं मिल पाती। गरीबी के कारण भी शिक्षा सही तरीके की प्रदान नहीं कर पाते माता पिता अपने बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। मेन कारण माइग्रेशन है, बाकी ये सारे उसके सेकेंडरी रीजन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110, ब्लैंक राष्ट्रीय वफादारी का भाव मन में बैठाती है, तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और प्रवृत्ति का निर्माण करती है। तो कौन है जो राष्ट्रीय वफादारी का भाव अपने मन में बैठाएगी, आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, इंपॉर्टेंट जो भी कौशल हैं, जो भी स्किल्स हैं वो डेवलप हो पाएंगी आपकी, तो वो होंगी शिक्षा के द्वारा। तो ये शिक्षा की डेफिनेशन ही है कुल मिलाकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112, संस्कृतिकरण और पाश्चिमीकरण की संकल्पना के द्वारा विकसित की गई। संस्कृतिकरण और पाश्चिमीकरण की संकल्पना ये विकसित की गई है M.N. श्रीनिवास के द्वारा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से एक सामाजिक विकास का रूपरेखा बनाने में शामिल नहीं है। सामाजिक विकास की जब आप रूपरेखा बनाओगे तो उसमें क्या शामिल नहीं होगा, मतलब कि क्या इंक्लूड नहीं होगा। प्रशासन चलाना बिल्कुल रहेगा, नीति की योजना बनाना ये भी रहेगा, काम सौंपना ये भी रहेगा, बट प्रोग्रामिंग इसमें नहीं रहेगा। प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से एक दृष्टांत का प्रकार नहीं है। देखिए, ठोस दृष्टांत होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन, मौखिक दृष्टांत होता है वर्बल इलस्ट्रेशन, एंड चित्रात्मक भी होता है जिसे हम बोलते हैं पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन, बट गैर मौखिक जैसा कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 115, एक व्यावसायिक कौशल सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। व्यावसायिक कौशल सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। कृत्रिम विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि होगी नहीं, इसमें विश्लेषणात्मक का भी यूज नहीं किया जाता, कृत्रिम विधि का भी यूज नहीं किया जाएगा, इसमें यूज किया जाता है प्रदर्शन विधि का, जो कि सबसे इफेक्टिव मेथड भी होती है। ठीक, जब बच्चों के सामने खुद चीज़ें प्रदर्शित होंगी, उन्हें खुद देखेगा तो वो और चीज़ें समझ ही जाएंगी आसानी से। स्कूली विषयों को सर्वाधिक जोर सीखने से जुड़ा हुआ है। स्कूली विषयों में सर्वाधिक जोर किसके सीखने से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसकी लर्निंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, हर कोई सबसे ज़्यादा सिर्फ उसी के बारे में पूछता था। अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या फिर गणित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गणित। गणित पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था स्कूली टाइम पर। 117वां है कि विचारण की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकटतम संबंध स्थापित किया है। मतलब कि ये कौन सा पॉइंट है जो विचारण की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच में एक निकट संबंध स्थापित करता है। मतलब कि यहाँ पर एक तो आपकी थिंकिंग की भी ग्रोथ हो रही है, साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो रहे हैं। तो ये काम होता है अनुसंधान में, जहाँ पर आपकी थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों काम करते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों काम करना चाहिए, तो वो काम करते हैं अनुसंधान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, जब एक बालक समझी हुई वस्तु को आत्मसात करने का प्रयास करते समय दो प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है तो यह होता है। देखिए, एसिमुलेट करके दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन का काम कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में सारी ही प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है, संतुलन आत्मसात करना, समायोजन करना, संतुलन बनाना, ये सारी चीज़ें एडेप्टेशन के अंदर ही आ जाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक बालक की संज्ञानात्मक विकास की किस अवधि में ठोस परिचालन की अवधि होती है। ठोस परिचालन अवधि मतलब मूर्त औपचारिक क्रिया जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष तक। 2 से 6 वर्ष तक क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक होती है हमारी संवेदी गामक अवस्था जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। 120, और ये चारों स्टेज किसके द्वारा दी गई, जीन पियाजे के द्वारा। विद्यार्थियों को एक दृश्य और स्मरण योग्य उद्दीपन से सूचना प्राप्त करने में सहायता करता है। दृश्य और स्मरण योग्य उद्दीपक से सूचना प्राप्त करने में सहायता कौन करेगा, जो आपका प्रदर्शन होता है वही सहायता करेगा, क्योंकि प्रदर्शन में ही तो व्यक्ति जाके चीज़ों को देख पाएगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121, संख्या संकल्पनाओं के प्रभावी अध्ययन हेतु
बच्चों को कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो नंबर्स है, नंबर्स के कॉन्सेप्ट समझने से पहले बच्चे को क्या समझ में आना चाहिए? तो बच्चों को पहले पूर्व संख्या संकल्पना यानी कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122, गणित अध्ययन प्रक्रिया के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकृत है। इनमें से कौन है जिसे गणित का अध्ययन का एक आवश्यक भाग बनाया है कि यार ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैथ में? देखिए, संख्या, परिकल्पना, परिकलन और परिकल्पना ये तो पहले से इंपॉर्टेंट है, इसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो त्रुटियां है ना, इसे भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया है मैथमेटिक्स का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। त्रुटियां, जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर्स होते हैं, एरर्स जो होते हैं, ये भी मैथमेटिक्स लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक अनुभव नहीं है? नकारात्मक अनुभव नहीं है मतलब कि हमें पॉजिटिव बताना है कि कौन सा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है यानी सकारात्मक है। अब इसमें से सकारात्मक कौन सा है? प्रतिकूल विद्यालय वातावरण, ये तो नकारात्मक है। सकारात्मक आदर्शों का अभाव, ये भी नकारात्मक है। लैंगिक रूढ़िवादिता, ये भी नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई सा भी सकारात्मक नहीं है, सभी नकारात्मक है। 124, बच्चों की सोच समझ और की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। तो बच्चे की सोच समझ और प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन, इसके साथ सोच शुरू होती है। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है पियाजे ने। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो ये पियाजे ने कहा कि बच्चे की सोच समझ और प्रतिनिधित्व के साथ शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 125, ये कह सकते हैं कि गणित में सत्य को के साथ स्थापित किया जाता है। तो गणित में सत्य को किसके साथ स्थापित किया जाएगा? तर्क, सूत्र, अवधारणा और समीकरण। समीकरण तो होते ही हैं, बट सत्य को उसके साथ स्थापित नहीं किया जाता, नहीं अवधारणा नहीं सूत्र। राइट आंसर तर्क रहेगा। गणित में जो भी ट्रूथ है उसको तर्क के माध्यम से स्थापित किया जाता है, इसलिए मैथ्स में परिशुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, कभी भी गलतियां नहीं होती। मैथमेटिकल लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, DSSC में 1 से 2 बार रिपीट भी हो चुका है। मैथमेटिकल डिस्कवरी बुक लिखी है जॉर्ज पॉलिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। गणित का अध्ययन तार्किक और विचार योग्य विकसित करने का एक माध्यम है। तो गणित से एक तार्किक सोच विकसित होती है, साथ में एक क्वालिटेटिव सोच विकसित होती है, जिसे हम बोल सकते हैं गुणात्मक विचार विकसित करने का एक माध्यम होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विचार समस्या समाधान और समस्या रोकने से बना हुआ है। समस्या रोकना नहीं है यहाँ पर, एक मिनट। थिंकिंग कंसिस्टिंग ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड पोजिंग प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पोजिंग प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम को पोज करना यानी कि बढ़ाना, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना। तो ऐसी कौन सी थिंकिंग है जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो शामिल है, साथ के साथ प्रॉब्लम को क्रिएट करना भी शामिल है? प्रॉब्लम को क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि घर में कोई समस्या क्रिएट कर दो। प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब ये है कि एक जो सिचुएशन है, आप बच्चा इतना एबल हो कि एक सिचुएशन में किस किस तरह की समस्याएं बन सकती हैं ये भी बच्चा सोच सके। ठीक है, तो ये थिंकिंग होती है मैथमेटिकल थिंकिंग। मैथमेटिकल थिंकिंग में दोनों ही तरह की थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सोल्विंग भी आता है एंड प्रॉब्लम पोजिंग भी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 128 में क्या आएगा? गणितीय विचारण आएगा यानी कि मैथमेटिकल थिंकिंग आएगा। 129, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक सुविधा राज्य स्कूलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती? तो कौन सी एक फैसिलिटी है जो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं कराएंगी? कमरे का आकार राज्य सरकार का काम है, पेयजल राज्य सरकार का काम है, बैठने की व्यवस्था राज्य सरकार का काम है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड ये राज्य सरकार का काम नहीं, ये केंद्र सरकार का काम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों तो राज्य सरकार के काम थे। 130, चंडीगढ़ की राजभाषा क्या है? चंडीगढ़ की राजभाषा है अंग्रेजी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि चंडीगढ़ आप बोल सकते हो कि पंजाब की राजधानी है तो पंजाबी होगा क्या, हरियाणा की राजधानी है तो हरियाणा होगा क्या? तो पंजाबी हरियाणवी दोनों ही नहीं है और हिंदी भी नहीं है, उसकी राजभाषा है अंग्रेजी। 131 है, उपकरण के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़े प्रकृति में मात्रात्मक होती हैं और तदनुसार विश्लेषित होते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाता है आपका आंकड़ा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस। ओके,
आंकड़ों के मात्रात्मक मतलब कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, और उसके बाद उनका एनालिसिस दिया होता है तो उसे हम डाटा एनालिसिस बोलते हैं। 132वां क्वेश्चन रहेगा, एक संप्रेषण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है, मतलब एक संप्रेषण का यंत्र है। संप्रेषण मतलब जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और इसमें एक विशिष्ट टाइप के पैटर्न्स भी होते हैं, कुछ इसका स्ट्रक्चर भी होता है, तो वो होती है आपकी भाषा। भाषा के माध्यम से आप संप्रेषण कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसका एक पैटर्न भी होता है। आगे बढ़ेंगे, जैसे ग्रामर वगैरह होती है। 133 की तरफ, एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, वह कौन सी भाषा है। देखिए, हमारे घर स्कूल में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है, जो हमारी मातृभाषा है वही यूज होती है। प्रथम भाषा हम बोल सकते हैं, चलो हिंदी प्रथम भाषा है, कि हम घर में शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमारी भाषा तो घर में कुछ और ही चलती है। तो घर और प्राथमिक स्कूल और परिवेश, इसमें मातृभाषा ही चलती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सीसी का विस्तारण रूप क्या है, वैसे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, बट यहाँ पर लास्ट में एजुकेशन लिखा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ ही जाएंगे, बाकी ये तो कोई रिलेटेड इससे है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर रहेगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन या फिर इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 135 है, आयु के बालक के लिए पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और भाषा सीखने में जोर देने वाला होना चाहिए। एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, इंटीग्रेटेड हो और इंटररिलेटेड हो, और भाषा सीखने पर जोर देने वाला हो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6 से 7। हालांकि बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, 5 से 6 भी आंसर हो सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है, बट ऑफिशियली 6 से 7 माना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 138, बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाना चाहिए। बोलने और लिखने पर जोर किसके लिए दिया जाना चाहिए। देखिए, बोलने और लिखने पर जोर जो दिया जाता है वो द्वितीय भाषा पे दिया जाता है। प्रथम भाषा तो बच्चा वैसे ही सीख जाता है, बोलना लिखना सब कुछ ही, ठीक है, बोलना तो सीख ही जाता है, लिखना ना सीखे तो। लेकिन द्वितीय भाषा को बच्चा बोलना भी सीखता है, लिखना भी सीखता है, पढ़ना भी सीखता है और सुनना भी सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। बोलने और लिखने पर जोर द्वितीय भाषा के लिए दिया जाता है, सेकेंड लैंग्वेज के लिए। वह व्यक्ति जिसने संकल्पना और संरचना के 3 स्तर पहचाने और उन्हें प्रस्ताव, विधि और तकनीक के क्रम में लगाया, वह कौन है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एडवर्ड अटोनी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 138, विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में से पहले सक्षम होने चाहिए। मतलब किस स्तर से पहले बच्चे, जो सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश हो सकती है, कहीं पर वो हिंदी हो सकती है, कहीं पर और कोई सी लैंग्वेज भी हो सकती है, इसमें अपना दृष्टिकोण रख सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें और रिलेट करके उसमें अपने भाव लिख भी सकें। तो उच्च प्राथमिक स्तर होता है हमारा लगभग 5th क्लास तक का, तो इस स्तर से पहले बच्चे को उसमें सक्षम हो जाना चाहिए। इवन 6th क्लास से पहले, मतलब कि 5th क्लास तक उसे सक्षम हो जाना चाहिए। 5th क्लास के बच्चे को लिखना आना चाहिए, कुल मिलाकर बात यह है। 139, विज्ञान के इतिहास में पहली बार किसने अपनी दूरबीन आकाश की ओर उठाई और चौंकाने वाली खोजें की। तो दूरबीन की रचयिता ही कौन है, गैलीलियो है, सबसे पहला टेलीस्कोप इन्होंने बताया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। क्वेश्चन नंबर 140, इतिहास सामग्री प्राथमिक रूप से भारतीय इतिहास पर केंद्रित होती है। तो 6 से 8 क्लास के जो बच्चे हैं, इनकी जो इतिहास सामग्री होती है ये प्राथमिक रूप से किस पर केंद्रित रहेगी, भारतीय इतिहास पर। 141, का शिक्षण अध्येताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास, ये क्वेश्चन बहुत डाउट में रहा था जब ये पेपर हुआ, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों में यही लगा था कि आखिर इसका आंसर हिस्ट्री क्यों माना गया। क्योंकि नैतिक मूल्यों का विकास के लिए लग सकता है कि यार सामाजिक विज्ञान हो या फिर नागरिक शास्त्र हो। नागरिक शास्त्र फिर भी ज़्यादातर बच्चों ने टिक करा था, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हिस्ट्री। क्यों है, क्योंकि NIOS का जो बुक है 502 वाली जो बुक है, उस बुक में एक यूनिट है, जब मैं NIOS की समरी कराऊंगा तो वहाँ पर आपको एज इट इज लाइन लिखी हुई दिखा दूंगा। तो वहाँ पर इतिहास का एक सेक्शन दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि इतिहास से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। इतिहास की जानकारी से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। वहीं से ये स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन बनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इतिहास। इसका 502 नहीं है शायद, ये बुक का मुझे याद नहीं आ रहा, 502 है या फिर 504 है या 505 है। यूनिट सेकंड था उस बुक का, कुल ऐसा कुछ मुझे याद है। बट NIOS की समरी जैसे स्टार्ट होगी वहाँ पर आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 104,
स्थानिक विश्लेषण एक भौगोलिक वितरण और पैटर्न के बीच संबंधों को देखता है। तो वह देखता है क्षेत्रफल के बीच संबंध। क्योंकि स्थानिक विश्लेषण मतलब आप एक जगह का एनालिसिस कर रहे हो, एक जगह का एनालिसिस करोगे तो वहां पर आप ये देखोगे कि कितना एरिया कहाँ पर कैसे बटा हुआ है, तो वहां पर एरिया के बीच संबंध देखा जाता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का एरिया कितना है, दिल्ली के बाद फिर दिल्ली के आसपास और अगर हम नाइबर स्टेट्स की बात कर लें, हरियाणा अलग हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, इनका एरिया कितना है, तो आप एरिया देखते हो वहाँ पर। 143 भू रूप यानी कि भूमि का रूप उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन को समर्पित है। उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन किसमें करते हैं, वो करते हैं भूभौतिक विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, बाकी इनमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 144 शिक्षण एक क्रिया होने के नाते उनकी पहले आयोजना की जानी चाहिए और बाद में क्या किया जाना चाहिए। देखो शिक्षण क्रिया में सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने उसकी आयोजना कर ली यानी कि प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद फिर आप उसे एग्जीक्यूट करोगे यानी कि उसका निष्पादन करोगे। तो निष्पादन आता है बाद में। फिर उसके बाद आएगा आपका फीडबैक यानी इवेल्युएशन। 145 एक प्रक्रिया के माध्यम से रचित होना चाहिए जिस अनुभवों का एक विनिमय शामिल है, जिसमें अनुभवों का एक विनिमय शामिल है और एक आवक बहुल भाषा मित्रवत वातावरण में दूसरों को दिखाना शामिल है। देखिए इसमें आपके अनुभव शामिल है और एक भाषा मित्रवत वातावरण है। बस दो वर्ड पकड़ लो आप, अनुभव और भाषा मित्रवत वातावरण। तो वो कब होगा, वे होगा व्यावहारिक अध्ययन में, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। 146 से एक अवधि अंत पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है। अवधि अंत पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है, मतलब जो टर्म के एंड में जो इवेल्युएशन होता है वो है, उस तरह का असेसमेंट है। वो कौन सा होता है, वो योगात्मक होता है, जैसे हम बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। ये होता है आपके टर्म के एंड होने के बाद। A7 A2 नाम से चलते हैं CBSE स्कूलों में। तो जो आपकी हिंदी मीडियम में 6 माही 12 माही होती हैं वो योगात्मक मूल्यांकन होती हैं। 146 से अंग्रेजी में 26 अक्षर सुनने और बोलने के लिए ध्वनि के संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 44। अंग्रेजी में वोवेल्स कितने 5, कॉन्सोनेंट्स कितने 21। 5 वोवेल्स कितनी साउंड प्रोड्यूस करेंगे 20 एंड 21 वोवेल्स कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं 24। तो टोटल साउंड्स कितनी हो जाती हैं 44 एंड टोटल अल्फाबेट्स हो जाते हैं 26। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट इसको रोटेट करना पड़ेगा। 148 अंग्रेजी में बोली जाने वाली ध्वनियों में ध्वनि के अंतर्गत नासिका से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है, कितनी है। तो अंग्रेजी में 3 ध्वनियां हैं जो नासिका से बोली जाती है। कौन कौन सी है, एक माँ है, एक ना है और एक आपका ये अंग है। इस तरह से इसका कुछ होता है अंग, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखो, लिख लो इसको आप कहीं पर भी, प्लेसिव जो साउंड्स होते हैं, प्लेसिव साउंड्स होते हैं 6 एंड एफ्रिकेट जो होते हैं, एफ्रिकेट्स होते हैं 2। उसके बाद फिर आते हैं हमारे फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस होते हैं 4 एंड फ्रिकेटिव, फ्रिकेटिव होते हैं 9। याद रखिएगा नेजल कितने होगा, नासिका मतलब नेजल, नेजल 3 हो गए, प्लेसिव 6, एफ्रिकेट 2, फ्रिक्शनलेस 4 एंड फ्रिकेटिव 9। नंबर याद रखना कौन से किसके अंदर आते हैं ये नहीं पूछा जाता। 149 क्वेश्चन है, एक संज्ञा सर्वनाम के पूर्व आता है। संज्ञा और सर्वनाम के पूर्व क्या लगाते हैं हम, उपसर्ग लगाते हैं। तो राइट आंसर, ये उपसर्ग नहीं है, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वाला है। जो प्रीपोजिशन है वो कब आती है, संज्ञा और सर्वनाम के पहले आती हैं। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। चलो बार रोटेट करना पड़ेगा फिर से। ये है सिट बिफोर अ, क्वेश्चन नंबर 149 एक संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आता है। संज्ञा और सर्वनाम से पहले क्या आता है, देखिएगा क्या लिखा है, ये पूर्व सर्ग, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या फिर समुच्चय बोधक। संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है पूर्व सर्ग। ये एक्चुअली में पूर्व सर्ग नहीं है, ये है प्रीपोजिशन। क्या है, जो प्रीपोजिशन होते हैं ना वो है ये। इसे इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर अभी मैं जब ये समझा रहा था, ये चलती क्लास में क्रैश हो गया था,
मैं 1 मिनट इसको सीधा करके बता देता हूँ। ये देखो, सिट बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। कौन नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है? तो प्रीपोजिशन आते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या है? ये पोजीशन बताते हैं नाउन एंड प्रोनाउन की, कि सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन की पोजीशंस क्या हैं। तो प्रीपोजिशन है जो नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 150, इसमें से कौन सा एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है? निश्चयात्मक शब्द मतलब कि जिन्हें हम बोलते हैं क्या, निश्चयात्मक शब्दों को क्या बोलते हैं? 1 मिनट, मुझे याद था, इंग्लिश में भूल गया एकदम से। डिटर्मिनर्स, बिल्कुल। इनमें से कौन से डिटर्मिनर्स नहीं हैं? तो आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव्स भी आते हैं, एंड जो आपकी प्रीपोजिशंस हैं जिनको उन्होंने पजेसिव से लिखा है ये भी आते हैं, बट विशेषण नहीं आते। विशेषण आपके निश्चयात्मक शब्द नहीं होते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये करे हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन, एंड 51 to 100 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में कराने से वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपलोड होने के बाद उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।